जय हिंद दोस्तों, मैं विकास अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज विजार्ड पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। रेलवे, एनटीपीसी, जीडी और सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, जहाँ पर भी संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो सभी को पता होना चाहिए सबसे पहले कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो हमारे लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं दोस्तों, जिनमें से 530 सीटें जो हैं वो विभिन्न राज्यों से चुनकर आती हैं, और जो 20 सीटें हैं वो कहाँ से केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, और जो शेष 2 सीटें हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग होते हैं वो 2 सीटों के लिए मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो आपका उत्तर हो जाएगा 20। जो केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है वो 20 सदस्य होते हैं। तो चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संघ के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं। आपके ऑप्शन दे रहा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा। तो आपका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। तो जो भारतीय संघ के होते हैं, भारतीय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला दोस्तों क्वेश्चन 3 कह रहा है कि किसी उम्मीदवार के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। तो जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उनमें से उम्मीदवार को अगर चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है, देखिए 18 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष और 28 वर्ष। तो दोस्तों, जो लोकसभा का चुनाव अगर किसी को लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर यही पूछे कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है। चलिए अगले। तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा का कोरम है। कोरम का मतलब आपको समझना चाहिए सबसे पहले कि कोरम क्या होता है। तो कोरम वो होता है कि अगर इतने सदस्य लोकसभा में मौजूद नहीं है, कोरम जितने सदस्यों का होता है, अगर इतने सदस्य मौजूद नहीं हैं तो लोकसभा की कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती है। तो आप का ऑप्शन दिया गया है कि क्या कुल सदस्यता का 1/5, कुल सदस्यता का 1/6, कुल सदस्यता का 1/8 और कुल सदस्यता का 1/10। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में अगर कुल सदस्य का 1/10 सदस्य मौजूद नहीं है तो लोकसभा की कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती है। तो लोकसभा का कोरम आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका उत्तर सही हो जाएगा कि अगर कुल सदस्य, जितने भी कुल सदस्य हैं, उनका अगर 1/10 मौजूद नहीं है तो लोकसभा का कोरम नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके ऑप्शन है धन विधेयक, गैर धन विधेयक और नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना या संविधान में संशोधन। तो दोस्तों, वैसे तो हमारे जो इम्पोर्टेंट बिल, इम्पोर्टेंट विधेयक जो भी होता है वो सबसे पहले लोकसभा में पारित किए जाते हैं। लोकसभा की एक अहम रोल होता है, लेकिन जब राज्यसभा की बात की जाए तो किसमें राज्यसभा को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, यूपीएससी की जो सेवाएं होती हैं दोस्तों, जो यूपीएससी होता है, सिविल सर्विसेज होता है, इस पे जो राज्यसभा होती है उसको अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और ऑप्शन डी आपको दिख नहीं रहा, अगले पेज में है तो वो आपको बताता हूँ। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल दोस्तों होता है 6 वर्ष का होता है, और इसके जो 2/3 सदस्य होते हैं वो क्या होता है, हर 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, 6 वर्ष का। दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि उपराष्ट्रपति डैश का पदेन अध्यक्ष होता है। आपके ऑप्शन है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का और राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, याद रखना है आपको कि जो उपराष्ट्रपति होता है हमारा, इस समय वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो एम वेंकैया नायडू हमारे वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं, और यही कौन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो दोस्तों
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको किसी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो लोकसभा होती है उसमें भारत के राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है 2, 10, 12 और 15। तो जो दोस्तों 12 सदस्य होते हैं जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। तो राज्यसभा में अगर टोटल मेंबर की बात करें तो 250 मेंबर हैं हमारी राज्यसभा में, ठीक है ना दोस्तों। तो राज्यसभा में 250 मेंबर हैं। और अगर राज्यसभा को संविधान में पूछे तो जो अनुच्छेद 80 है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला तो देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य की राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, JNK एंड हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है इसमें सबसे कम राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है, ठीक है ना, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। और आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। तो जो मुख्यमंत्री होते हैं ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और मुख्यमंत्री क्या होता है, जो बहुमत दल का नेता होता है उसे हम मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, ठीक है। और वो शपथ किसके सामने लेता है, राज्यपाल के सामने। किसी स्टेट का मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री किसके सामने शपथ लेता है, राज्यपाल के सामने शपथ लेता है, ठीक है। तो और राज्यपाल उसे नियुक्त करता है। चलिए अगला। अब दोस्तों अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भारतीय राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो सभी राज्यों में एक एक राज्यपाल होते हैं। तो वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आपके ऑप्शन दे रखे हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राज्य में। तो याद रखना है आपको, जो राज्यपाल होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का उच्चतम कानून अधिकारी कौन होता है। तो हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। राज्य का कानून अधिकारी पूछा है दोस्तों। तो देखिए आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका कह रहा है प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। आपका अगला ऑप्शन देखिए महासचिव या विधि विभाग। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है महान्यायवादी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन कह रहा है महाधिवक्ता। तो दोस्तों जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य का सबसे उच्च कानून अधिकारी होता है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बिना राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश कितनी अवधि के लिए प्रभावी होगा। तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन पैदा होती है क्योंकि कई सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो अध्यादेश मंजूर करने के लिए एक टाइम पीरियड होता है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो चलिए देखते हैं आपका क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बिना राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश कितनी अवधि के लिए प्रभावी होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 महीने, 6 हफ्ते, माफ़ करिएगा। तो 6 हफ्ते के लिए प्रभावी होगा। अगर राज्य विधानमंडल उसे मंजूरी नहीं देता तो 6 हफ्ते बाद उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था आपका अगला। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राज्य चुनाव आयोग नगर निगम चुनाव डैश अनुच्छेद के तहत आयोजित नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है। तो दोस्तों जो नगर निगम के चुनाव होते हैं या ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, इन चुनाव के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इसका। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 243 है इस पे वर्णन किया गया है ग्राम पंचायत और नगर निगम दोनों के लिए चुनाव। तो 243 के खंड, इसे कई खंडों में विभाजित किया गया है। ए से लेकर आप एन तक जाएंगे तो वहाँ पे आपको ग्राम पंचायत मिलेगी और एन से लेकर आप अगले शायद जेड या आगे तक जाएंगे तो आपको नगर पंचायत या नगर निगम चुनाव के बारे में मिलता है उसमें देखने को। तो जो अनुच्छेद 243 का के होता है वहाँ पे आपको नगर निगम चुनाव के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये थे आपका 15वां क्वेश्चन। चलिए देखिए दोस्तों आपका 16 क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
कई बार पूछा गया है कि लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत और अप्रत्यक्ष मत। जब लोकसभा की कार्यवाही होती है तो दोस्तों आप लोग सुनते होंगे इस तरह के वर्ड की निर्णायक मत, ध्वनि मत या प्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष मत। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके मत को हम निर्णायक मत कहते हैं। और निर्णायक मत देने का समय कब आता है, जब मान लो कोई बिल है या कोई विधेयक है वो पास करने के लिए रखा गया और उस पर जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में दोनों पक्ष को बराबर वोट मिल जाए, तो जो निर्णायक मत होता है वो लोकसभा अध्यक्ष को देने का हक होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अगला दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट हमेशा डैश में प्रस्तुत किया जाता है। आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा और संसद का संयुक्त सत्र या राज्य विधानसभा। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। तो जो विधेयक होता है सबसे पहले कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, यूनियन बजट होता है वो कहाँ पे प्रस्तुत होता है, लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है। आपके ऑप्शन देखिए, आपके ऑप्शन कह रहे हैं कि राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र या कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो भंग होती है वो हमारी लोकसभा भंग होती है। राज्यसभा एक ऐसी बॉडी होती है जो कभी भंग नहीं होती है। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी राज्यसभा को भंग नहीं करता है। तो जो भंग होती है वो लोकसभा होती है और राज्यसभा भंग ना होने वाली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।